आज जो है हम लोग सेल पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए। और सेल तो खैर आप लोग कॉलेज से भी जान रहे होंगे सेल के बारे में। अभी कल या परसों में जो है आपको ग्रुप में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर चुका हूँ सेक्टर का। आपको सेल पढ़ने से पहले एक चीज़ आप एक चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, क्योंकि आपने कुछ पूछा भी नहीं ग्रुप में। आइए सेल के बारे में जानते हैं। जैसे जब भी पूछा जाए व्हाट इज सेल, तो एक चीज आपके दिमाग में कॉमन आएगी, भाई क्या इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। क्या भाई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी मींस हमारे बॉडी का क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यूनिट यानी इकाई, यानी जिससे शुरू हो कोई चीज, दैट इज यूनिट। अब यूनिट ऐसे समझ लीजिए कि ये घर हमको बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? ईंट चाहिए, और कई सारे ईंट जब मिलेंगे तो धीरे 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 मिलते मिलते क्या बन जाता है बेटा? दीवार बन जाती है। ठीक उसी तरीके से कई सारे सेल्स आपस में मिलके, और जब मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यू। देखिएगा, जिस तरीके से एक से अधिक ईंट, कई सारे ईंट मिले और बनाया दीवार, फिर दूसरी तरफ दीवार बनी, तीसरी तरफ यानी 3-4 दीवार मिली, और एक रूम ऊपर से फिर हमने छत रखा, बन गया रूम। ठीक उसी तरीके से क्या हुआ? जब बहुत सारे सेल्स मिले तो बना टिश्यू। टिश्यूज जो है, बहुत सारे टिश्यूज मिले तो फॉर्मेशन किसका किया? आर्गन का, यानी किसी एक अंग का। अब ये जो आर्गन्स है, जैसे मान लीजिए फिंगर्स है हमारी, आर्गन्स है, और इनका एक सिस्टम हो गया तो इसको हमने क्या बोल दिया? आर्गन सिस्टम। जैसे मान लीजिए हैंड है तो आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम के बाद हमारी पूरी बॉडी बनी। जैसे सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, और जितने आर्गन सिस्टम हुए मिलके पूरी हमारी बॉडी बन गई। ठीक है, तो ये जो सेल से हमारी बॉडी बनने की प्रोसेस को आपने समझा, प्लस ये जाना कि क्यों हम सेल को जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, यानी यूनिट बोलते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शनल, स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा सेल से टिश्यू बना, आर्गन बना, आर्गन सिस्टम बना, यानी सारे स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं कि जो भी हमारा आर्गन, उनसे हम कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं, और आर्गन के जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं, हाथ से कोई काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इन फंक्शंस को होने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहां से मिली? सेल में ही आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यही एनर्जी स्टोर होती है। ठीक, तो अब भाई फंक्शन चाहिए, फंक्शन करना है तो कहां से स्टार्ट होगा फंक्शन? तो एक यूनिट क्या हो गई? सेल। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की बात नहीं है, प्लांट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? उनका सेल है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है। ये सेल जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों भी होते हैं, अभी आपको आगे मिलेगा, प्लांट्स वगैरह में आप पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखिएगा, अब हम हिस्ट्री में इसके जाते हैं कि आखिर सेल की डिस्कवरी हुई कैसे, कैसे पता चला कि ये सेल है, ऐसे ऐसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, उसके अंदर तमाम तरह के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कैसे ये पता चला? तो सबसे पहले 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया किसको? सेल को। और किसमें? ये एक प्लांट सेल था, किसमें था? इन अ थिन स्लाइस ऑफ द कार्क, कार्क के थिन स्लाइस। व्हाट इज कार्क? जैसे आपने पेड़ देखा होगा तो जो ट्रीज होते हैं उनके स्टेम पे जो आउटर साइड होता है वो क्या है भाई? बार्क। एंड जस्ट आफ्टर द बार्क के ठीक नीचे जो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, बार्क जब आप हटाएंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क। आया समझ में? तो इसी कॉर्क में, यानी प्लांट्स के कॉर्क में हमने क्या किया? प्लांट्स के कॉर्क में हमने ये रॉबर्ट हुक ने क्या किया? 1665 में किसको देखा? सेल को। उन्होंने देखा कि एक कॉम्ब लाइक, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और उसको उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो क्या है? सेल है, क्योंकि यही एक यूनिट है, और यही सब एक दूसरे से मिल के जुड़ते हुए पूरे जो है प्लांट का फॉर्मेशन किए हैं। फिर देखिएगा, ये 8-9 साल बाद 1674 में 1674 में एंटन वान ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट हुए, एंटन वान ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या किया कि लिविंग सेल को देखा। लिविंग सेल का मतलब ये क्या था? एक तरह से कह लीजिए नॉन लिविंग था,
अभी आप आगे टिश्यूज वगैरह में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे कि स्टेम, जैसे हम टिश्यूज में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि जो है कैसे कौन लिविंग टिश्यूज है, कौन नॉन लिविंग है, फिर प्लांट्स में वो चीजें आएंगी कि मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, वो तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। एक चीज ये जान लीजिए कि ये जो लिविंग सेल्स को किसने देखा, एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने, किसमें 1674 में, और किसमें देखा था, पॉन्ड वाटर में देखा था। ओके, अब देखिएगा इसके बाद से बेटा न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस देखिए यहाँ सेल का स्ट्रक्चर बना, अभी हम इसको समझा भी रहे हैं। न्यूक्लियस, प्लांट सेल के न्यूक्लियस को किसने देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म को किसने खोजा, जे पर्किंजे ने। अब 1838 में दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वाब, उन्होंने क्या किया, सेल थियरी दिया। 1838 में सेल थियरी किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वाब ने। फिर बाद में 1855 में आई थिंक एक और साइंटिस्ट थे विर्को, और उन्होंने रीडिफाइन किया सेल थियरी को। सेल थियरी क्या कहती है, सेल थियरी ये कहती है बेटा कि जितने भी सेल्स हैं, सारे सेल्स अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, यानी सेल बना कैसे, इसके पहले कोई सेल था, उससे दूसरा सेल, इससे फिर एक और सेल, फिर एक और सेल, यानी ऑल द सेल्स फॉर्म फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं वो सब के सब अपने पुराने सेल से बने थे। कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल था जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था और बाद में उसी से नए सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिएगा ये तो सेल की बात होगी, भाई सेल कैसे एग्जिस्ट किया, कैसे फॉर्मेशन हुआ सेल का, सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, किसने डिस्कवर किया, किसने लिविंग सेल को देखा, किसने न्यूक्लियस को खोजा, किसने प्रोटोप्लाज्म को खोजा। अब हम आते हैं थोड़ा सा सेल के स्ट्रक्चर। एक कॉमन हमने फिगर बनाया है जिसमें तो आपको दिखाया जा सके कि सेल, देखिए सेल का कोई फिक्स साइज नहीं होता, एक चीज दिमाग में रखिए कि सेल का कोई फिक्स साइज नहीं है कि हाँ ये ओवल भी होगा, स्फेरिकल भी होगा, कैसे भी हो सकता है ना, ओवल भी हो सकता है, इरेगुलर है, स्फेरिकल भी कहीं पाया जाएगा, कहीं स्पिंडल भी पाया जाएगा, कई तरह के इसके शेप है। अब देखिएगा, अब हम इस सेल की बात, सेल के स्ट्रक्चर को लिया, हम देखा सबसे बाहर क्या है भाई, सेल वॉल है। एक दो चीज एकदम दिमाग में अपने रखिएगा, सेल वॉल है, सबसे आउटर पार्ट है, तो एक चीज आपके दिमाग में आएगा कि सेल वॉल का काम क्या होगा, इसको प्रोटेक्शन देना। अब इस सेल वॉल के अंदर जो सब्सटेंस है, यानी हम कहें कि एक लिक्विड मटेरियल होता है, इस लिक्विड मटेरियल को हमने कहा साइटोप्लाज्म। क्या कहा, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम तरह के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोलस तो अभी हम ये न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, और भी तमाम तरह के जो है सेल ऑर्गेनेल्स इसमें आपके सेल्स में पाए जाते हैं। अब हम सबको बारी बारी भी पढ़ेंगे भी आगे, इसके बाद जो है अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारे के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिएगा ये जो सेल्स हैं, हमने कहा कि ये मिड में क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक ये जो है जिलेटिनस टाइप का सब्सटेंस है, एक लिक्विड सब्सटेंस है, और उस लिक्विड सब्सटेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब दोनों को मिला दिया गया तो बोला गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट थे हक्सले, उन्होंने कहा था कि इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये जीवन का फिजिकल बेसिस है। ऐसे भी जान लीजिए भाई सेल को भी तो हम कह सकते हैं फिजिकल बेसिस, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म ही है, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और तमाम तरह के फिर सेल ऑर्गेनेल्स में मिलेंगे ही, और ये न रहे तो फिर एग्जिस्ट करना सेल का मुश्किल है। अब देखिएगा सेल तो ये मान लीजिए हो गया। अब हम थोड़ा सा आते हैं अपने अर्थ पे, देखते हैं कि तमाम तरह के जो है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई फिक्स नहीं है कि इस तरह का सेल पाया जाएगा, सबके अपने सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर और शेप साइज होता है, और इनके देखिएगा प्रेजेंस के हिसाब से, यानी हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऐसे भी सेल हैं ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एक ही सेल पाया जाता है। जैसे अमीबा पैरामीशियम है, वो यूनिसेलुलर, यानी क्या हुआ, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर किसे बोलेंगे भाई हम, सिंगल सेल को, जिसमें क्या होगा, एक सेल पाया जाएगा, दैट इज यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल, और एक से अधिक इसमें सेल पाया जाए उसको मल्टीसेलुलर। यानी अब देखिएगा
एक सेल है सिंगल सेल में और उसी से सारा काम, उसका डाइजेशन होना, उसका रेस्पिरेशन होना, जितनी एक्टिविटीज उसके लाइफ को सरवाइव करने के लिए जितने लाइफ प्रोसेस उसको जरूरी है, वो सारा काम सिंगल सेल से हो जाता है। किसमें? सिंगल सेल एनिमल में। मल्टी सेलुलर में क्या होगा भाई? मल्टी सेलुलर में तमाम तरह के सेल होंगे, और जब तमाम तरह के सेल होंगे तो देखिएगा फायदा ये होगा कि कई सेल होंगे तो सबका लेबर डिवाइड हो जाएगा, सबका वर्क डिवाइड हो जाएगा। यानी हम ये कहें कि एक सिंगल पर्सन को दे दिया जाए सारा काम करने के लिए और 10 आदमी को दे के कहा जाए कि आप वर्क डिवाइड कर लीजिए, तो वर्कलोड कम हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है? जब मल्टी सेलुलर, अब ये ज्यादा काम भी कर लेंगे, ज्यादा लोग होंगे तो ये समझ रहे हैं कि यानी यूनिसेलुलर से बेटर बॉडी स्ट्रक्चर किसका होता है? मल्टी सेलुलर का होता है। वो ज्यादा एक्टिव भी होंगे तमाम तरह के फील्ड्स में। अब देखिएगा, ये तो उसकी बात हो गई कि यानी प्रेजेंस के हिसाब से सेल को भी डिवाइड किया गया दो पार्ट में। एक जो है प्रोकैरियोटिक और एक जो है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जान लीजिए बस इतना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वैसे सेल होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, यानी ऐसे सेल जो क्या हो, कंप्लीटली डेवलप्ड ना हो, उनका न्यूक्लियस जो हो प्रिमिटिव स्टेज में पाया जाए। मींस व्हेन द न्यूक्लियस इज इन प्रिमिटिव स्टेज देन सच टाइप ऑफ सेल इज नोन एज प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में सब वेल डेवलप होता है, जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल उसका न्यूक्लियस है, मेन न्यूक्लियस की बात होती है। और भी सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होंगे जो प्रोकैरियोट्स में डेवलप नहीं होंगे या होंगे ही नहीं, लेकिन यूकैरियोट्स में ये क्या होंगे? सब डेवलप होंगे। इतना समझ में आ गया? इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा इसके बाद से फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आएगा, उसको किसने दिया था, साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, जैसे ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है और तमाम तरह के एंडोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, यानी सीधे सीधे ये कह लीजिए कि कैसे न्यूट्रिशन का मीडियम का ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि उसको पढ़ने से पहले यानी नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूं उसके पहले थोड़ा सा जो है आप नोट्स आपको मिला ही है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ये सब थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कंफ्यूजन होगी क्योंकि अक्सर कंफ्यूज करता है आप लोगों को, लेकिन लेक्चर के बाद ये जो है पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए और डेफिनेटली वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बस इसको थोड़ा सा एक बार आप पहले पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।